नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सैनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये चल रही हमारी उत्तराखंड पुलिस रिटर्न एग्जाम के लिए विशेष सीरीज़ और इस सीरीज़ में हम प्रत्येक दिन उत्तराखंड और हिंदी से संबंधित 70 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि गढ़वाल हितकार्य सभा की स्थापना कब हुई। तो गढ़वाल हितकार्य सभा की स्थापना होती है 1901 में और ये की जाती है तारादत्त गैरोला द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? तारादत्त गैरोला द्वारा गढ़वाल हितकार्य सभा 1901 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि सदैई गढ़वाली कविता है। तो सदैई नामक गढ़वाली कविता किसके द्वारा लिखित है? तो ये भी लिखित है तारादत्त गैरोला द्वारा और ये इन्होंने लिखी है 1921 ईस्वी में। तो सदैई नामक गढ़वाली कविता किसकी है? तो ये है तारादत्त गैरोला जी की। अगला प्रश्न है कि 19 सितंबर को उत्तराखंड में मनाया जाता है। तो 19 सितंबर को उत्तराखंड में मनाया जाता है उत्तराखंड साहित्य दिवस। क्या मनाया जाता है? उत्तराखंड साहित्य दिवस मनाया जाता है 19 सितंबर को। अगला प्रश्न है कि ग्रीन स्कूल अवधारणा के प्रतिपादक हैं। कि ग्रीन स्कूल अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? तो उत्तराखंड में ग्रीन स्कूल अवधारणा के प्रतिपादक हैं वीरेंद्र सिंह रावत जी। कौन है? वीरेंद्र सिंह रावत। तो ये ग्रीन स्कूल अवधारणा के प्रतिपादक हैं। अगला प्रश्न है कि दसोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो दसोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना की गई 1964 में और ये की गई चंडी प्रसाद भट्ट द्वारा। किसके द्वारा? चंडी प्रसाद भट्ट द्वारा यह स्थापना की जाती है दसोली ग्राम स्वराज मंडल की। अगला प्रश्न है कि ठाकुर दत्त जोशी इनका उपनाम क्या है? तो ठाकुर दत्त जोशी को जाना जाता है मिनी कार्बेट के नाम से। मिनी कार्बेट के नाम से इनको जाना जाता है ठाकुर दत्त जोशी। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं के गांधी के नाम से जाना जाता है। तो कुमाऊं के गांधी के नाम से जाना जाता है देवकी नंदन पांडे। किसको जाना जाता है? देवकी नंदन पांडे जी को। अगला प्रश्न है कि FL2 नीति का संबंध है। तो उत्तराखंड में FL2 नीति का संबंध है शराब नीति से। किससे है? शराब नीति है FL2 से। अगला प्रश्न है कि नायक बालिका रक्षा कानून कब बना? तो नायक बालिका रक्षा कानून ये कब बना था? तो ये बना 1929 में। अगला प्रश्न है कि ग्लेशियर लेडी के नाम से जाना जाता है। तो ग्लेशियर लेडी के नाम से जाना जाता है शांति ठाकुर को। शांति ठाकुर को क्या कहा जाता है? ग्लेशियर लेडी। और बुग्यालों की मदर टेरेसा तो वो कहा जाता है रूपा देवी को। अगला प्रश्न है कि 1962 में नरेंद्र महाविद्यालय स्थापित किया गया। तो 1962 में नरेंद्र महाविद्यालय की स्थापना की गई कमलेंदुमती शाह द्वारा। किसके द्वारा की गई? कमलेंदुमती शाह के द्वारा। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं मंडल की स्थापना कब हुई? तो कुमाऊं मंडल की स्थापना ये की जाती है 1854 ईस्वी में और इसमें क्या थे? 6 जिले जिसका मुख्यालय नैनीताल है। तो वर्तमान में इसमें 6 जिले शामिल हैं। 1854 में कुमाऊं मंडल की स्थापना की जाती है, मुख्यालय नैनीताल स्थापित किया जाता है। और दूसरा फिर गढ़वाल मंडल की स्थापना की जाती है 1969 ईस्वी में और इसका मुख्यालय पौड़ी में है और इसमें कुल हैं 7 जिले। तो वर्तमान में उत्तराखंड में 13 जिले हैं, 2 मंडल हैं, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। कुमाऊं मंडल 1854 में यह बनाया गया, नैनीताल इसका मुख्यालय है। और गढ़वाल मंडल की स्थापना 1969 में और इसमें 7 जिले हैं। लेकिन कुछ जो अन्य पुस्तकें हैं उसमें जो 1800 कुमाऊं मंडल की स्थापना है तो उसे जब ब्रिटिश राज यहाँ पर प्रारंभ भी हुआ था तो 1815 में माना जाता है कि कुमाऊं मंडल की स्थापना 1815 में हुई। तो ये दोनों तिथियां हैं। तो ये ऑप्शन के अनुसार आपको ध्यान रखना है कि जो अगर 1815 इसमें नहीं होगा 1854 होगा या 1854 नहीं होगा 1815 होगा, तो आपको ध्यान रखना है जो ऑप्शन होगा उसके अनुसार आप क्या कीजिएगा? टिक कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि राज्य के जिलों की स्थापना। तो राज्य के जो जिले हैं इनकी स्थापना कब कब हुई? सबसे पहले होती है 1817 में देहरादून की। तो देहरादून की स्थापना होती है 1817 में। उसके बाद फिर 1839 में होती है पौड़ी गढ़वाल की। तो पौड़ी गढ़वाल नामक अलग ज़िला बनाया जाता है जो ब्रिटिश गढ़वाल में रहता है। फिर उसके बाद 1891 में
अल्मोड़ा और नैनीताल जो कुमाऊं इन्होंने एक जनपद बनाया था, तो कुमाऊं जनपद का विभाजन किया जाता है अंग्रेज़ों द्वारा और इसको दो अलग अलग ज़िलों में बांटा जाता है, अल्मोड़ा और नैनीताल। तो कुमाऊं कमिश्नरी किस में बढ़ती है? 1891 में अल्मोड़ा और नैनीताल में बांट दी जाती है, 2 ज़िले हो जाते हैं कुमाऊं कमिश्नरी में। उसके बाद 1949 में इसमें टिहरी ज़िला शामिल होता है। 1 अगस्त 1949 में इसमें टिहरी ज़िला शामिल होता है, टिहरी ज़िले का गठन होता है। और फिर 1960 में आज़ादी के बाद 1960 में पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली 3 ज़िलों का गठन किया जाता है। तो इसमें अल्मोड़ा से निकाला जाता है पिथौरागढ़, अल्मोड़ा से गठन किया जाता है पिथौरागढ़ का, टिहरी से बनाया जाता है उत्तरकाशी और पौड़ी से चमोली। तो टिहरी ज़िले से उत्तरकाशी को बनाया जाता है, अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ को और पौड़ी से चमोली ज़िले का गठन किया जाता है। तो 3 नए ज़िले बनाए गए 1960 में, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी। और उसके बाद फिर 1988 में हरिद्वार की स्थापना की जाती है और 1995 में फिर उधम सिंह नगर और 1997 में 3 प्रमुख ज़िलों की रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चंपावत 3 ज़िलों का गठन किया जाता है 1997 में। अगला प्रश्न है हमारा कि 2 ज़िलों जिनका मुख्यालय नामों से भिन्न है। तो 2 ऐसे ज़िले जिनका मुख्यालय उनके जो नाम है तो उससे भिन्न है, तो ये हैं चमोली और उधम सिंह नगर। क्योंकि जो अन्य ज़िले हैं जैसे रुद्रप्रयाग हो गए, टिहरी हो गया, पौड़ी हो गए, तो इनका जो ज़िले का नाम है तो उसी के उसमें मुख्यालय का भी नाम है, तो यह मुख्यालय वहीं बनाया गया है। लेकिन उत्तराखंड में 2 ज़िले ऐसे हैं जिनका क्या है, मुख्यालय क्या है, अलग है उनके नामों से। तो एक है चमोली, चमोली का मुख्यालय है गोपेश्वर में, और उधम सिंह नगर है दूसरा, तो इसका मुख्यालय है रुद्रपुर में। तो ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं कि 2 ऐसे ज़िले हैं जिनका मुख्यालय उनके नामों से अलग है, चमोली गोपेश्वर, उधम सिंह नगर रुद्रपुर। अगला प्रश्न है राज्य के जिलों में विधानसभा क्षेत्र। तो राज्य के जिलों में विधानसभा क्षेत्र हैं चंपावत, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में है 2 विधानसभा क्षेत्र हैं इनमें। तो आप इनको इस क्रम से याद कीजिएगा बढ़ते हुए क्रम में। तो चंपावत, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में है 2 विधानसभा क्षेत्र। फिर उसके बाद उत्तरकाशी और चमोली में है 3 विधानसभा क्षेत्र। तो उत्तरकाशी और चमोली में क्या है, 3-3 विधानसभा क्षेत्र हैं। उसके बाद फिर पिथौरागढ़ है, पिथौरागढ़ में है 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। फिर उसके बाद टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा और नैनीताल में क्या है, 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। तो ये सीक्वेंस के अनुसार इनको याद कीजिएगा आप, क्रम के अनुसार 2, 3, 4। तो 2 में है चंपावत, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, 3 में उत्तरकाशी, चमोली, 4 में पिथौरागढ़, और फिर 6 में है टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा और नैनीताल। 2 गढ़वाल के ज़िले हैं टिहरी, पौड़ी, और 2 कुमाऊं के हैं अल्मोड़ा और नैनीताल। उसके बाद फिर उधम सिंह नगर में 6 के बाद 9, तो 9 सीटें हैं उधम सिंह नगर में, 9 विधानसभा सीटें हैं। फिर उसके बाद देहरादून है, इसमें 10 सीटें हैं। फिर है हरिद्वार, तो हरिद्वार में है सबसे अधिक सीटें हैं, हरिद्वार में 11। और सबसे कम सीटें कहाँ हो जाएंगी, तो चंपावत, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में क्या है, सबसे कम जो विधानसभा क्षेत्र हैं वह है। तो आपको इसमें ये क्रम के अनुसार आप इनको याद कीजिएगा, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11। तो इसमें आपको ध्यान रखना है किसमें कितने सीटें हैं। चंपावत, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग में 2 हैं, उत्तरकाशी, चमोली में 3 हैं, पिथौरागढ़ में 4 हैं, टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल में 6, उधम सिंह नगर में 9 और देहरादून में 10, और सबसे अधिक है हरिद्वार में। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि राज्य में SC व ST के लिए आरक्षित सीटें हैं। तो राज्य में SC व ST के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं, तो हमारे कुल जो विधानसभा है तो इसमें जो कुल आरक्षित सीटें हैं वह 15 सीटें हैं। तो 15 सीटें आरक्षित हैं, जिसमें क्या है 13 सीटें क्या हैं अनुसूचित जाति के लिए, यानी जो SC हैं उनके लिए आरक्षित की गई हैं, और 2 ST के लिए आरक्षित की गई हैं अनुसूचित जनजाति। तो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई हैं 2 सीटें। अब SC के लिए कौन कौन सी प्रमुख सीटें हैं, तो SC के लिए 13 सीटें आरक्षित है विधानसभा में। तो विधानसभा 13 क्षेत्र जिसमें केवल SC कैंडिडेट चुने जाते हैं। तो इसमें है हरिद्वार, हरिद्वार में कितने हैं
3 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। इसमें पहला है, तो इसमें है ज्वालापुर, झबरेड़ा और भगवानपुर। तो 3 सीटें हैं, ज्वालापुर, झबरेड़ा और भगवानपुर, और ये सबसे अधिक सीटें जो आरक्षित हैं ये हरिद्वार में ही हैं। और इसके अलावा जितने भी अन्य ज़िले हैं तो 2 को छोड़कर बाकी सब में क्या है, 1-1 सीटें आरक्षित हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। कई बार पूछा जाता है, इस प्रकार के प्रश्न बनाए जाते हैं कि बताइए कि निम्न में से कौन सी सीट आरक्षित नहीं है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक जिले में कौन सी सीट आरक्षित है या आरक्षित नहीं है। तो इसमें ज्वालापुर, झबरेड़ा और भगवानपुर 3 सीटें हरिद्वार में सबसे अधिक हैं। उसके अलावा फिर प्रत्येक जिले में 1-1 सीट है, 2 जिलों को छोड़कर। तो देहरादून में रिजर्व सीटें हैं राजपुर। तो राजपुर सीट क्या है, देहरादून की ऐसी आरक्षित है। टिहरी में है घनसाली, पौड़ी गढ़वाल में है पौड़ी, नैनीताल में है नैनीताल, और पिथौरागढ़ में गंगोली हाट है, अल्मोड़ा में सोमेश्वर है, उधम सिंह नगर में बाजपुर, चमोली में थराली और बागेश्वर में बागेश्वर सीटें हैं, और उत्तरकाशी में पुरोला। तो ये सीटें क्या हैं, आरक्षित सीटें हैं जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में 2 जिले जहां SC ST के लिए विधानसभा सीटें आरक्षित नहीं हैं। तो सब में हरिद्वार में 3 हैं और बाकी जो अदर ज़िले हैं उसमें 1-1 विधानसभा सीटों के लिए जो SC के लिए आरक्षित हैं। तो 2 ज़िले ऐसे हैं जहां पर SC या ST के लिए कोई भी विधानसभा जो सीट है वो आरक्षित नहीं है। तो वो 2 ज़िले कौन कौन से हैं, तो ये हैं चंपावत और रुद्रप्रयाग। तो चंपावत और रुद्रप्रयाग क्या हैं, ये ऐसे 2 ज़िले हैं जहाँ पर SC ST के लिए विधानसभा सीटें आरक्षित नहीं हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि ST के लिए आरक्षित क्षेत्र हैं। तो ST के लिए आरक्षित सीटें हैं 2। तो 2 सीटें क्या हैं, ST के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, और ये हैं देहरादून की चकराता सीट और उधम सिंह नगर की है नानक माता। तो 2 सीटें आरक्षित हैं अनुसूचित जनजाति के लिए। अगला प्रश्न है कि राज्य में कुल तहसीलें हैं। तो राज्य में कुल तहसीलें हैं 110 तहसीलें हैं और 18 क्या हैं, उप तहसीलें हैं। तो राज्य की प्रमुख जो तहसीलें हैं इसमें रुद्रप्रयाग और हरिद्वार में क्या हैं, 4 तहसीलें हैं। कितनी हैं, रुद्रप्रयाग और हरिद्वार में 4 तहसीलें हैं। चंपावत में हैं 5। तो चंपावत में क्या है, 5 तहसीलें हैं। बागेश्वर उत्तरकाशी में 6 तहसीलें हैं। देहरादून में 7 हैं। उधम सिंह नगर में 8 तहसीलें हैं। नैनीताल में 9 तहसीलें हैं। अल्मोड़ा, पौड़ी और टिहरी चमोली में 12-12 तहसीलें हैं। और इससे पहले पिथौरागढ़ में भी 12 तहसीलें थीं, लेकिन इसमें एक नई तहसील बनाई गई, तो इसलिए सबसे अधिक जो तहसीलें हैं वो हैं पिथौरागढ़ में 13 तहसीलें, और सबसे कम तहसीलें हैं रुद्रप्रयाग और हरिद्वार में। हरिद्वार में केवल 4 तहसीलें हैं। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि हरिद्वार क्या है, एक मैदानी क्षेत्र का मैदानी भाग है, तो इसमें क्या है, केवल 4 तहसीलों का गठन किया गया है, 4 तहसीलें इसमें हैं। तो ये थोड़ा महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि राज्य में कुल ब्लॉक हैं। तो राज्य में कुल ब्लॉकों की संख्या या विकास खंडों की संख्या है 95, यानी 95 ब्लॉक हैं यहाँ पर, जिसमें सबसे कम है रुद्रप्रयाग बागेश्वर में 3 ब्लॉक हैं, और सबसे अधिक है पौड़ी में। तो सबसे अधिक जो विकास खंड हैं वो पौड़ी में हैं और सबसे कम है रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में। इसके अलावा चंपावत में 4, हरिद्वार और देहरादून उत्तरकाशी में 6, उधम सिंह नगर में 7 हैं, नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली में 8 हैं, टिहरी में 10 हैं और अल्मोड़ा में 11 हैं। तो ये कुल कितने हैं, 95 विकास खंड हैं वर्तमान में हमारे उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी। तो राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण, और इसे घोषित किया गया 20 जून 2020 को त्रिवेंद्र सरकार द्वारा, यानी जो त्रिवेंद्र रावत उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, तो उनके द्वारा 20 जून 2020 को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की गई गैरसैंण में, और इसकी औपचारिक घोषणा होती है 20 जून 2020 को, और 4 मार्च 2020 को सरकार द्वारा घोषणा की जाती है, और 20 जून को इसकी जो औपचारिक इसका नोटिफिकेशन होता है वो जारी हो जाता है। अगला प्रश्न है कि राज्य की द्वितीय भाषा। तो राज्य की द्वितीय भाषा है संस्कृत, और ये जनवरी 2010 से बनाई गई। तो राज्य की द्वितीय भाषा है संस्कृत और जनवरी 2010 में
इसको संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया और पहली राजभाषा हमारी हिंदी है। अगला प्रश्न है कि राज्य तितली, तो राज्य तितली का नाम है उत्तराखंड की राज्य तितली कॉमन पीकॉक और इसे 2016 में बनाया गया। अगला प्रश्न है राज्य खेल, तो राज्य खेल है फुटबॉल और इसे 2011 में बनाया गया फुटबॉल को उत्तराखंड का राज्य खेल। अगला प्रश्न है कि राज्य वाद्य यंत्र, तो उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र है ढोल और जिसे 2015 में बनाया गया। यहाँ का जो राज्य वाद्य यंत्र है तो उसे ढोल घोषित किया गया। अगला प्रश्न है कि राज्य गीत, तो उत्तराखंड का राज्य गीत है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदनम और ये बनाया गया फरवरी 2016 में। कब बनाया गया? फरवरी 2016 में। तो उत्तराखंड का राज्य गीत है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन, तो इसे फरवरी 2016 में बनाया गया और यह हेमंत बिष्ट द्वारा लिखित है। तो नैनीताल के हेमंत बिष्ट द्वारा उत्तराखंड के राज्य गीत को लिखा गया है और इसमें जो स्वर दिए हैं वो नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला द्वारा इसमें अपने स्वर दिए गए हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों के लिए राज्यपाल की व्यवस्था है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों के लिए राज्यपाल की व्यवस्था है? तो ये है 153। तो 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल की व्यवस्था की जाती है। अगला प्रश्न है राज्य में प्रथम विधानसभा सत्र कब चलाए गए? तो राज्य में विधानसभा का प्रथम सत्र चला 9 जनवरी 2001 से। तो राज्य का प्रथम सत्र कब प्रारंभ हुआ? विधानसभा सत्र 9 जनवरी 2001 में। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में प्रथम विधानसभा सत्र जो गैरसैंण के स्कूल व कॉलेजों में चलाए गए, तो यानी गैरसैंण जब राजधानी यहाँ से गैरसैंण बनाई गई, ग्रीष्मकालीन राजधानी है, तो इसमें सर्वप्रथम गैरसैंण के जो स्कूल कॉलेज हैं उसमें वहाँ पर जो विधानसभा भवन है वो बनकर तैयार नहीं हुआ था, तो इसके लिए 9 से 11 जून 2014 में वहाँ पर विधानसभा सत्र चलाए गए। अगला प्रश्न है कि प्रथम विधानसभा सत्र नवनिर्मित भवन गैरसैंण में, तो इसके बाद जब भवन तैयार हुआ तो उसके बाद प्रथम विधानसभा जो सत्र चला तो ये चला 17 से 18 नवंबर 2017 में। तो 17-18 नवंबर 2017 से प्रारंभ हुआ प्रथम विधानसभा सत्र जो गैरसैंण में जो नया निर्मित भवन बना है। अगला प्रश्न है कि विधानसभा की वेबसाइट कब प्रारंभ हुई? तो विधानसभा की वेबसाइट प्रारंभ होती है 4 मई 2001 को और देश में विधानसभा की वेबसाइट प्रारंभ करने वाला यह देश का पहला राज्य है। अगला प्रश्न है कि विधानसभा सीटों का परिसीमन प्रारंभ, तो विधानसभा सीटों का परिसीमन 5 नवंबर 2001 को सर्वप्रथम किया गया, फिर उसके बाद फरवरी 2008 में किया गया। इसके बाद अगला प्रश्न है कि विधानसभा चुनाव तिथि, तो विधानसभा की चुनाव तिथियां हैं प्रथम विधानसभा चुनाव हुए 14 फरवरी 2002, उसके बाद पुनः जो द्वितीय चुनाव थे 21 फरवरी 2007 में, फिर तृतीय जो विधानसभा चुनाव थे 30 जनवरी 2012, फिर चतुर्थ 15 फरवरी 2017 को और जो अंतिम इस बार हुए हैं 14 फरवरी 2022 में। तो ये आपको ध्यान रखना है 14 फरवरी, 21 फरवरी, फिर 30 जनवरी, फिर 15 फरवरी, फिर 14 फरवरी। तो वर्तमान के अभी जो चुनाव हुए हैं 5वीं विधानसभा के लिए तो ये 14 फरवरी 2022 ये महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश काल में गढ़वाल क्षेत्र में कितने परगने व पट्टियाँ थी? तो ब्रिटिश काल में गढ़वाल क्षेत्र में कुल परगने थे 11 परगने और 86 यहाँ पर पट्टियाँ थी। तो 11 परगने थे और 86 क्या थी? यहाँ पर पट्टियाँ थी। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश काल में कुमाऊं क्षेत्र में कितने परगने व पट्टियाँ थी? तो ब्रिटिश काल में 19 परगने यहाँ पर थे कुमाऊं के क्षेत्र में और 125 पट्टियाँ थी। तो 19 परगने 125 पट्टियाँ कुमाऊं में और 11 परगने और 86 पट्टियाँ क्या है? गढ़वाल में स्थित थी। अगला प्रश्न है राज्य का प्रथम साइबर थाना कहाँ खोला गया? तो राज्य का प्रथम साइबर थाना खोला गया 25 मार्च 2015 को देहरादून में। तो कहाँ खोला गया राज्य का प्रथम साइबर थाना? तो ये खोला गया देहरादून में, देहरादून जिले में स्थित है राज्य का प्रथम साइबर थाना 25 मार्च 2015। ये तिथि महत्वपूर्ण है 25 मार्च 2015। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज संशोधन विधेयक 2008, तो पंचायती राज संशोधन विधेयक 2008 के अनुसार पंचायत में महिलाओं का आरक्षण बढ़ाया गया। तो महिलाओं के लिए जो आरक्षण था वो 33% से बढ़कर 50% कर दिया गया। तो
33 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 50% कर दिया गया पंचायत में महिलाओं की भागीदारी। अगला क्वेश्चन है कि राज्य की पहली नगर पालिका परिषद है। तो राज्य की पहली नगर पालिका परिषद कौन है, तो ये है मसूरी नगर पालिका परिषद। तो राज्य में सर्वप्रथम मसूरी नगर पालिका परिषद का गठन किया गया 1842 में। अगला प्रश्न है राज्य में वन पंचायतों के गठन की शुरुआत। तो राज्य में वन पंचायतों के गठन की शुरुआत होती है ब्रिटिश काल से 1931 से। तो 1931 से राज्य में वन पंचायतों के गठन की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है राज्य के कुल वन का वन पंचायतों के अधीन कितना क्षेत्रफल है। तो राज्य के जो कुल वन है तो उसका वन पंचायतों के अधीन क्षेत्र है 15.32। तो 15.32% क्या है इसमें राज्य में जो वन पंचायतों के अधीन कुल वन क्षेत्र है। अगला प्रश्न है कि राज्य सेवा में आरक्षण। तो राज्य सेवा में आरक्षण दिया गया है, SC के लिए आरक्षण है, अनुसूचित जाति के लिए 19%, ST के लिए है 4%, OBC के लिए यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है 14%, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5% है, खिलाड़ियों के लिए 4% है और विकलांग के लिए 3% क्या है राज्य सेवा में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है कि राज्य सूचना आयोग का गठन। तो राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया 3 अक्टूबर 2005 को। तो राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ, 3 अक्टूबर 2005। अगला प्रश्न है कि राज्य में मानवाधिकार आयोग का गठन। तो राज्य में मानवाधिकार आयोग का गठन जुलाई 2011 में किया जाता है, जुलाई 2011। अगला प्रश्न है कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन। तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया जाता है 10 मई 2011 को। कब किया जाता है, 10 मई 2011। अगला प्रश्न है कि विधानसभा द्वारा सेवा का अधिकार कानून बनाया गया। तो विधानसभा द्वारा सेवा का अधिकार कानून बनाए गए 2011 में। तो विधानसभा द्वारा सेवा का अधिकार कानून कब बनाया गया, ये बनाया गया 2011 में। अगला प्रश्न है कि रक्षाबंधन के दिन पेड़ पौधे लगाने का अभियान की शुरुआत की गई। तो रक्षाबंधन के दिन वृक्षाबंधन लिखा है, तो अभियान की शुरुआत हुई 2009 में और ये की गई गुच्चू पानी में, गुच्चू पानी है देहरादून में, और ये की जाती है मनोज ध्यानी द्वारा। तो मनोज ध्यानी द्वारा रक्षाबंधन के दिन पेड़ पौधे लगाने का अभियान की शुरुआत की गई 2009 में। अगला प्रश्न है दर्रे के लिए अन्य प्रयुक्त शब्द हैं। तो दर्रे के लिए प्रयुक्त जो अन्य शब्द होते हैं धुरा, घाट, ये ला। तो क्या है, धुरा, घाट, ला क्या कहलाता है, ये सब दर्रे के अन्य नाम हैं। अगला प्रश्न है और आज उत्तराखंड का हमारा अंतिम प्रश्न है कि राज्य में दूसरी सबसे ऊंची चोटी पर्वत चोटी कौन सी है। तो राज्य की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है कामेट। कौन सी है, कामेट क्या है राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है दूसरी, और पहले स्थान पर है नंदा देवी। इसके बाद हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे। पहला प्रश्न है कि ज्ञान वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। तो ज्ञान वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। ज्ञान क्या है, एक संयुक्त अक्षर है, तो इसलिए ये क्या है, जा और या से मिलकर बना हुआ है ज्ञा। तो जा और या से मिलकर बना है ज्ञा। और शुद्ध रूप से जो व्यंजन होते हैं वो क्या होते हैं, वो हलंत वाले होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर कई बार जैसे हिंदी में जब इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो उसमें जो हलंत वाला वर्ण दिया होगा, जैसे ये इसमें है जा प्लस या, तो आपको वही सेलेक्ट करना है। तो ये शुद्ध रूप से हो जाएगा जा प्लस या क्या हो जाएगा, ज्ञा। अगला प्रश्न है कि अक्षर वर्ण किस के योग से बना हुआ है। तो अक्षर वर्ण बना होता है का और सा से। तो का और सा से मिलकर बना होता है, और इसमें का भी क्या होगा, ये हलंत वाला होगा। अगला प्रश्न है हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या है। तो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। तो इसमें सामान्यतः 52 वर्ण माने जाते हैं लेखन के आधार पर। कितने माने जाते हैं, लेखन के आधार पर 52 वर्ण माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि अक्षर का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो अक्षर का क्रम है ये आता है क के बाद, क्योंकि जब हम शब्दकोश में देखते हैं और शब्दकोश में हम देखते हैं, क्योंकि इनका कोई अपना कोई शब्दकोश में इनका कोई वर्ण नहीं होता है, क्योंकि ये दो वर्णों से मिलकर बने होते हैं। तो ये जब दो वर्णों से मिलकर बने होते हैं तो इसमें जो पहला वर्ण होता है तो उसके अनुसार हम इनको शब्दकोश में ढूंढते हैं। तो इसमें पहले वर्ण में अगर हम अक्षर की बात करें तो हम क्या जाएंगे, का वाले वर्ग में जाएंगे।
जिसमें हम इसका क्रम देखेंगे। तो अगला प्रश्न है कि गाय कौन सी संज्ञा है। तो गाय में कौन सी संज्ञा है, तो गाय क्या है, एक जाति है। तो गाय क्या है, एक जाति है, तो इसमें जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि दही शब्द है। तो दही शब्द क्या है, एक पुल्लिंग शब्द है और एक अपवाद भी है, और कई जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें ये पूछा जा चुका है, दही क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो आपको ध्यान रखना है दही पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न है दूध। दूध भी क्या है, दूध भी पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न है कि उपयुक्त संधि का विच्छेद। तो उपयुक्त शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये होगा उपरि धन युक्त। क्या होगा, उपरि धन युक्त हो जाएगा उपयुक्त का संधि विच्छेद। अगला प्रश्न है कि पवन शब्द का संधि विच्छेद। तो पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, पौ धन अन्न हो जाएगा, पौ धन अन्न हो जाएगा, इसमें हो जाएगी अयादि संधि। तो ये क्या हो जाएगा, पवन का संधि विच्छेद। अगला प्रश्न है पुरस्कार का संधि विच्छेद। तो इसमें क्या हो जाएगा, पुरा धन कार। तो ये क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगी, इसमें पुरा धन कार में पुरस्कार का संधि विच्छेद। ये महत्वपूर्ण है, जो पूछे जाते हैं या पूछे जाने की इनकी संभावना है। अगला प्रश्न है परमानंद में समास है। तो परमानंद में कौन सा समास है, तो परमानंद में है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास है, इसमें क्या होगा, विशेषण विशेष्य होता है और उपमान उपमेय होते हैं। परम और आनंद क्या है, ये दोनों क्या हैं, विशेषण विशेष्य हैं। तो इसमें परमानंद में समास है, क्या हो जाएगा, कर्मधारय। अगला प्रश्न है किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो ये होते हैं द्वंद्व समास में। तो द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। अगला प्रश्न है कि अर्वाचीन का विलोम शब्द है। तो अर्वाचीन का विलोम शब्द हो जाएगा प्राचीन। क्या हो जाएगा, प्राचीन। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है धनवान का विलोम शब्द है। तो धनवान का विलोम शब्द होता है अंकिचन। क्या होता है, अंकिचन। अगला प्रश्न है कि क्षर का विलोम शब्द है। क्षर का विलोम शब्द होता है अक्षर। अगला प्रश्न है कि गूलर का फूल होना, इसका आशय क्या है। तो गूलर का फूल होने का मतलब होता है कभी भी दिखाई न देना। जिस प्रकार गूलर का फूल नहीं दिखाई देता, तो उसी प्रकार क्या है, कभी भी दिखाई न देना। अगला प्रश्न है आंख का अंधा गांठ का पूरा। तो आंख का अंधा गांठ का पूरा, इसका मतलब होता है मूर्ख धनी। क्या होता है, मूर्ख धनी। अगला प्रश्न है कि शकुंतला नाटक के रचनाकार हैं। तो शकुंतला नामक नाटक के रचनाकार हैं नेवाज के। किसकी है, नेवाज की है। अगला प्रश्न है कि पुरुष परीक्षा नामक रचना है। तो पुरुष परीक्षा नामक रचना किसकी है, तो ये है विद्यापति की। विद्यापति द्वारा रचित है पुरुष परीक्षा। अगला प्रश्न है आग और राग का कवि किसे कहा जाता है। तो आग और राग का कवि कहा जाता है रामधारी सिंह दिनकर को। किसको कहा जाता है, आग और राग का कवि, तो ये कहा जाता है रामधारी सिंह दिनकर को। तो ये थे हमारे आज के 70 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी बने रहे आप चैनल के साथ। धन्यवाद।